फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि मार्केट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, स्टॉक्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब बेसिकली लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे पैसे गंवाते हैं, यहाँ पर कैसे मार्केट से पैसा आता है, कैसे मार्केट में पैसा चला जाता है, ये सीखना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों ने क्या किया, कैसे किया, ठीक है, तो ये हम लोग समझेंगे इस पार्ट में कि हाउ पीपल मेक एंड लूज मनी इन मार्केट। ये समझना बहुत ज़रूरी है मार्केट में हाथ डालने से पहले। जनरली लोग मार्केट में हाथ डालने के बाद समझते हैं कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, बट सही तरीका है मार्केट में एंटर करने से पहले बाकी लोगों की गलतियों से सीखो कि बाकी लोगों ने क्या सही किया, क्या गलत किया। जिन लोगों ने सही किया उनसे सही सीखो, जिन लोगों ने गलती की उन्होंने क्या गलती की, ये सीखना ज़रूरी है। ये हमारा सेकंड पार्ट है, हाउ पीपल मेक एंड लूज मनी इन मार्केट। तो हम लोगों ने समझा पहले कि शेयर क्या होता है, कंपनी शेयर क्यों निकालती है। फिर हम लोगों ने समझा कि कंपनी जो शेयर निकालती है वो 2 एक्सचेंज में निकालती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना होता है कंपनी को। ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से बस बोल दिया पब्लिक को कि हाँ भाई मेरा कंपनी खरीद लो और मैंने तुम्हें 1% पार्टनर बना लिया, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये सब चीज़ें नहीं। गवर्नमेंट के पूरे रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के पूरे रूल्स बने होते हैं कि कोई कंपनी अगर लिस्ट हुई है तो उनको ये सारी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, उनके अपने इन्वेस्टर्स को उन्हें ये चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है, और इन्वेस्टर का क्या हक होगा, कंपनी का क्या राइट्स होगा, ये सारा कुछ का रूल्स बना हुआ है। कोई कंपनी जब लिस्ट होती है तो उनको सारा कुछ फॉलो करना होता है, ठीक है। कंपनी लिस्ट होती है, अब कंपनी कितनी बड़ी है उसके हिसाब से मार्केट में उसकी क्या वैल्यू बचती है, लार्ज कैप स्मॉल कैप वगैरह हम लोगों ने देख लिया। और साथ में क्या होता है कि इंडेक्स क्या होता है, कि कंपनी अगर हम लोग बोलते हैं मार्केट, तो इंडिया का मार्केट बेसिकली क्या है और कैसे वो बाहर वालों को अट्रैक्ट करता है, ये सारा कुछ समझ लिया हमने। अब कोई बंदा अगर पैसा बनाना चाहता है मार्केट के अंदर तो कैसे बनाएगा पैसा। तो मार्केट के अंदर पैसा बनाने के 3 तरीके हैं। मार्केट के अंदर पैसा बनाने के 3 तरीके, एक को होता है इन्वेस्टिंग, दूसरे को बोलते हैं ट्रेडिंग, तीसरे को बोलते हैं आर्बिट्राज। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड आर्बिट्राज। आर्बिट्राज जो मेथड होता है ये बेसिकली थोड़ा टफ होता है, इसको समझना थोड़ा टफ होता है, इसमें रिस्क सबसे कम होता है, आर्बिट्राज में सबसे कम रिस्क होता है, और इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसमें प्रॉफिट 6% 7% भी अगर निकाल लो ना साल का तो बड़ी बात है। तो अगर ये काम करना है तो एफडी में भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें रिलेटिवली जो इनकम टैक्स है वो थोड़ा कम पड़ेगा रिलेटिवली, क्योंकि अगर तुम स्टॉक मार्केट में करते हो फॉर पीरियड ऑफ सम टाइम। आर्बिट्राज जनरली बड़े बड़े फर्म्स कर रहे होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, वॉल्यूम्स में डील करते हैं, तो उनके लिए होता है ये, थोड़ा परसेंटेज में अच्छा कमा के निकल जाते हैं वो, ठीक है। तो आर्बिट्राज कुछ अलग है, उसको हम लोग अभी डील करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वो वीडियो, और आर्बिट्राज को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसको छोड़ के इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग को हम लोग समझते हैं, जो मेनली लोग जो 2 चीज़ें करते हैं इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, इसको समझते हैं। मार्केट में पैसा कमाने का सबसे पहला मेथड और सबसे बेहतरीन मेथड, जितने भी टॉप के सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों ने ज़्यादातर पैसा ऐसे ही बनाया है, इसी मेथड से बनाया है, ठीक है। और इस मेथड पे अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको 15 20 30 साल का टाइम चाहिए, कोई 1-2 दिन के अंदर होने वाला काम ये नहीं है। 1-2 दिन के अंदर हो जाए तो आपकी किस्मत अच्छी थी, आपका लॉटरी लग गया, लेकिन एक अच्छे ढंग से अगर किया जाए तो इस काम को, इस बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। इन्वेस्टिंग होता क्या है, इन्वेस्टिंग का बेसिक मतलब है, इन्वेस्टिंग का बेसिक हिडन तरीका क्या है, ये होता है कि आप एक छुपे हुए जेम को ढूंढ रहे हो मार्केट के अंदर, आप एक छुपे हुए हीरे को ढूंढ रहे हो जो कोई और देख नहीं पा रहा है। मार्केट के अंदर लाखों लाखों इन्वेस्टर, इंडिया के और फॉरेन के टॉप इन्वेस्टर्स, टॉप बैंक्स, टॉप कंपनीज इन्वेस्ट कर रही होती है, ठीक है। टॉप टॉप टाटा बिरला सब लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मार्केट में, वो कंपनी ढूंढ रहे होते हैं कौन सी ऐसी कंपनी जो लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है, उनको वो थोड़ा पैसा देते हैं और उस कंपनी का ओनरशिप वो खरीद लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यही काम आपको भी करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंपनी पहचाननी है, ऐसी कंपनी जो कि आज के टाइम पे तो ठीक ठाक छोटी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटी कंपनी हो, ठीक ठाक अच्छी कंपनी है, ठीक ठाक उसका मार्केट कैप है, और वो पोटेंशियल मार्केट लीडर ऑफ द फ्यूचर है, फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट है, ऐसी कंपनी आपको ढूंढनी है। उसके लिए हम लोग एक स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल एनालिसिस। हम लोग मीन्स लोग करते हैं, मुझे ये चीज़ें नहीं आती ढंग से, तो उसके लिए बंदे को एक्सपर्ट होना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी अगर एक बैलेंस शीट मतलब प्रोड्यूस कर रही है एट द एंड ऑफ क्वार्टर्स, तो वो क्या दिखाना चाह रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का लॉस कितना है, कंपनी के ऑपरेशन कॉस्ट कितने हैं, कंपनी का सेल्स ग्रो किस रेट पे कर रहा है, उसका प्रॉफिट किस रेट पे ग्रो कर रहा है, कंपनी में कोई कर्ज तो नहीं है, कंपनी कैश रिच है, कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, कंपनी के जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में,
वो एसेट की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगी, कम होगी, कंपनी के बाई प्रोडक्ट्स कुछ प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या, अगर वो बाई प्रोडक्ट्स को सेल करके कुछ फायदा कमा सकता है तो कंपनी और अच्छे रेट से ग्रो करेगी। कंपनी के बारे में लोगों का नज़रिया कैसा है, ठीक है, इन्वेस्टर क्या समझते हैं, उस सेक्टर के बारे में नज़रिया कैसे है कि वो सेक्टर लॉन्ग टर्म में कैसा चलेगा, उस सेक्टर के अंदर कोई ऐसा रिसर्च तो नहीं रहा कि वो सारी कंपनी बंद हो जाए। जैसे पहले के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो बहुत अच्छा कर रही थी अपने सेक्टर के अंदर, लेकिन अब ऐसे ऐसे चेंजेस आए मार्केट के अंदर कि वो पूरा का पूरा सेक्टर ही बर्बाद हो गया, बिल्कुल उसमें पूरा अपग्रेड हो गया सेक्टर। अब कुछ नई कंपनी उसमें लीड कर रही हैं, ठीक है। कोडैक का कैमरा का नाम सुना होगा आपने, कि पहले जब जब कैमरा यूज़ हो रहे होते थे, अब डिजिटल कैमरा के आने के बाद वो सारा कुछ बंद हो चुका। जो फिल्म्स होते थे, फोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह जो प्रोड्यूस करती थी कंपनी, वो सारे बंद हो गए। तो हो सकता है कि कोई कंपनी का शेयर 1000 रुपये से गिर के 1 रुपये का आ जाए, ठीक है। कंपनी डेप्थ कर्जे में चली जाए, कंपनी वो पूरी बर्बाद हो जाएगी कंपनी। जब रिलायंस पावर वगैरह के जब शेयर्स लॉन्च हुए थे तो लोगों को लग रहा था कि ये कंपनी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, लेकिन वो शेयर्स आज के टाइम पे चवन्नी अठन्नी का हो चुका है, ठीक है ना। चाय का एक कप भी उससे ज़्यादा महंगा है। जो शेयर किसी टाइम पे 8000 रुपये का होता था, 5000 रुपये का होता था, वो शेयर्स आज के टाइम पे 1-2 रुपये का ट्रेड हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, जेपी एसोसिएट्स हो गया, ठीक है, ऐसे से बहुत सारी कंपनीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर में काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं। तो कंपनीज में इम्प्रूवमेंट और गिरावट होती रहती है। आपको समझना है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, कंपनी का प्रेजेंट कैसा है, उसका फ्यूचर कैसा होगा, आपको ये समझना होगा। अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और आपने एक अच्छी कंपनी चुन ली, तो फिर आपको क्या करना है, आपने उस कंपनी को खरीदना है, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर। और आपको एक ही कंपनी नहीं खरीदना है, आपको डाइवर्सिफाई करना है पैसा अपना, कि आप 5-10-15 ऐसे अच्छी कंपनीज को स्टडी करो, हर एक में पैसा डालो, और जब कंपनी ग्रो करेगी, जब मार्केट को समझ आएगा कि कंपनी कितनी अच्छी है, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसका शेयर जो पहले 10 रुपये का ट्रेड हो रहा था आज वो 100, 200, 500 में ट्रेड होना शुरू होगा, और आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करोगे। तो जो टॉप इन्वेस्टर्स थे, इंडिया के बहुत सारे टॉप इन्वेस्टर्स हैं, राकेश झुनझुनवाला जी हैं, विजय केडिया हैं, वारेन बफे, जो पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट अमीरों में से आते हैं, वो लोग मेनली ये करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वैल्यू इन्वेस्टिंग। कि आप एक अच्छी चीज़ को सबसे पहले पहचानते हैं, जब लोगों को नहीं पता कि वो बहुत अच्छी है, तभी आपने उसकी वैल्यू को पहचान लिया, लेकिन उसकी प्राइस कम है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और आपने वेट किया जब तक कि वो अपनी प्राइस के साथ उसकी प्राइस उसकी वैल्यू को मैच न कर जाए। जब उसकी प्राइस उसकी वैल्यू को मैच कर जाएगी, उसके बाद भी लोग और खरीदेंगे, और उसकी प्राइस एक्चुअली उसकी वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाएगी। आपने बेच बाच के वहाँ से निकल जाना है, ऐसा नहीं कि आप उसको होल्ड करके बैठे हो। या आपको लगती है कि उसकी वैल्यू भी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है और वो और लॉन्ग टर्म के लायक है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो उन लोगों ने 50 टाइम्स 100 टाइम्स प्रॉफिट अर्न किया कि शेयर के पीछे, ठीक है। और ऐसे चीज़ों में पेशेंस बहुत चाहिए। पेशेंस क्यों चाहिए? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एक शेयर जो आपने खरीदा 8 से 10 साल तक दुनिया उसको पहचान नहीं रही, दुनिया किसी और शेयर में बिजी है। जो टॉप के शेयर चल रहे हैं, लोग उसी के पीछे बिजी है, उसको खरीदना, उसी को बेचना। जो न्यूज़ में चल रहे हैं शेयर, लोग उसी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपकी कंपनी को ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो टाइम के साथ वो ग्रो करेगी, लोगों की नज़र में आएगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। कोई ना कोई 5-10 बड़े इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा डाल दिया, तुरंत उसका रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि 8-10 साल के अंदर कंपनी में कोई ग्रोथ ना हो, आपने जिस रेट पे खरीदा उसी रेट पे चल रहा है कंपनी, आपको लग रहा हो कि यही पैसा एफडी में डालते तो इतना परसेंट का ग्रोथ मिलता है, यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं 10 साल के अंदर। बट सडनली क्या होता है कि 2-3 साल के अंदर, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शेयर में मोमेंटम आता है और शेयर 50 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ जाता है। तो ऐसा बहुत बार देखा जाता है। तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर पहले ही बेच के निकल जाते हैं, यहाँ पे लोग नुकसान खा लेते हैं। तो अगर आपकी स्टडी अच्छी है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपनी चीज़ के ऊपर, तो आपने ऐसा नहीं कि आपने सारा पैसा उसके पीछे लगा देना कि मेरा मतलब गोल्डन चीज़ मुझे मिल गया कि मैं अपनी सारी पूंजी निकाल के उस पर पीछे लगा दूं कि वो 100 टाइम्स होगा तो मैं अरबपति बन जाऊंगा। ऐसा काम नहीं करना। थोड़ा पैसा जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आप रिस्क ले सकते हो जिस पैसे के ऊपर, 50,000 रुपये, 70,000, सबका अपना अलग अलग कैपेसिटी होता है। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े उसको आप लगा करके लंबे पीरियड के लिए आप उस पर वेट करो। जब आपकी वैल्यू को लोग समझेंगे, आपके स्टडी को लोग समझेंगे, आपके रिसर्च को लोग समझेंगे, उस टाइम वो आपको बहुत सा रिटर्न देगी। तो 99% of the top successful people in the country and the world who have made billions of dollars ही डॉलर्स कमाए हैं पैसे बंदों ने, उन लोगों ने इसी मेथड से कमाया है। ज़्यादातर लोगों ने इन्वेस्टिंग से ही पैसा कमाया है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैंने अपने लाइफ में देखा है, जो लोगों से सुना है स्टोरीज, कि 1-2 लोग ऐसे थे ना जिनको पता ही नहीं था कि शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो शुरू में, मैं 20-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मेरे ऑफिस कलीग्स ने बताया मुझे
कि लोगों ने ऐसे ही मतलब स्टार्टिंग में बंदे शेयर खरीदे थे, उनको भी बोला कि भाई तुम भी कुछ खरीद लो, हम लोगों ने इतने का खरीदा है। उस टाइम बहुत सारे शेयर बहुत सस्ते सस्ते के मिल रहे थे, 3 रुपये 5 रुपये 10 रुपये का शेयर मिल रहा था। कह रहे थे भाई कोई बात नहीं, तुम हम लोग लगा रहे हैं, मेरे साथ साथ तू भी लगा दे। तो दोस्ती यारी में लोगों ने खरीद लिए शेयर्स, कितने के 10,000 15,000 रुपये के शेयर खरीद के छोड़ दिए। अब उन्हें पता ही नहीं था कि शेयर क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं कि बेचना कैसे खरीदना कैसे। अब जो बंदे उस टाइम पे एक्टिव थे शेयर में, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने खरीदा शेयर 15-20 हज़ार रुपये का, 3-3 रुपये 5-5 रुपये का शेयर खरीदा। अब वो शेयर उस टाइम पे एक्चुअली बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत कम वैल्यू पे मिल रही थी। अब क्या है कि वो 5 रुपये का चीज़ 15 रुपये का हो गया, उन लोगों ने बेच दिया अपना शेयर कि मेरे 15,000 रुपये का शेयर आज 30,000 का बिक जा रहा है, 40,000 का बिक जा रहा है, उन लोगों ने बेच के निकल गए। तो उन लोगों ने अच्छा खासा 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्रॉफिट बुक कर लिया। और कुछ लोग जल्दबाजी में थे कि इसको बेचूं उसको खरीदूं, इसको बेचूं उसको खरीदूं, तो उन लोगों ने लॉस भी खाया है। लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि शेयर होता क्या है, उन लोगों ने बस दोस्ती यारी में खरीद के रख लिया था। हुआ क्या कि जब 20 साल गुजर गए, दोनों फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे, कहते थे यार हमारा वो शेयर था ना बड़ा अच्छा, मतलब उसने रिटर्न दिया मुझे, तो वो 3 टाइम्स दे के गया, आज तो उसकी वैल्यू क्या चल रही है, मैं तो देखता हूँ, मैं सोचता हूँ क्यों बेचा मैंने उसको। और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कौन सा शेयर, वो जो शेयर मैंने भी खरीदा था क्या, वो शेयर मुझे पता ही नहीं था कि वो शेयर मैंने खरीदा है या नहीं, मुझे याद नहीं है नाम कौन से मैंने खरीदे थे। सामने वाले बंदे ने बोला भाई तुमने सचमुच बेचा नहीं अभी तक उस शेयर को। उसने कहा मुझे पता ही नहीं बेचना कैसे है, मैं कैसे बेचूं, मुझे पता ही नहीं क्या है, मुझे तो याद भी नहीं कहाँ वो कागज़ पड़ा है मेरे पास, जो शेयर पहले मेरे कागज़ थे मेरे पास पड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि यार ढूंढ, तो उस शेयर के कागज़ को ढूंढ कि कितनी वैल्यू पे तूने खरीदा था उस शेयर को। तो 20 साल पहले जो शेयर उसने 3-3 रुपये का खरीदा था, वो शेयर बाद में 5-5 8-8 हज़ार रुपये का एक एक शेयर हो गया था। तो यू कैन इमेजिन कि वो जो 10-15,000 रुपीज़ जो उस टाइम पे थी, उस शेयर को बेच के वो बंदे ने गाड़ी खरीदी, उस बंदे ने फ्लैट खरीदा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बंदे को इस चीज़ का चस्का लग गया, तो वो क्या कर किया उसने, अब वो हमेशा कहता है भाई तू शेयर बता मैं खरीदूंगा, तुम शेयर बताओगे मैं खरीदूंगा, और वो उसको देखते उसमें फिर लॉस भी होगा, किसी के बताए हुए शेयर खरीदोगे तो लॉस होगा, ये कंफर्म बात है। क्योंकि भाई जो उसको पता है वो पूरी दुनिया को पता है, जो पूरी दुनिया को पता है वो शेयर चलते नहीं है, ठीक है ना। उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में काम होगा, लोग खरीदेंगे बेचेंगे बर्बाद कर देंगे उस शेयर को। लेकिन आपको अपनी रिसर्च करनी है, आपने एक अच्छा शेयर ढूंढना है। अगर आपने पूरे लाइफ टाइम में आपने 4-5 भी अच्छे शेयर खरीद लिए ना, ढूंढ लिए, तो आपको लाइफ में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसा ही पैसा है आपके पास। तो जो राकेश झुनझुनवाला जी वगैरह, उन लोगों के कुछ खरीदे हुए शेयर्स 2-3 रुपये से बढ़ के 20-25 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये एक शेयर की वैल्यू तक पहुंचे हैं, तब उन्होंने अरबों अरबों रुपये कमाए हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने बात की इन्वेस्टिंग एंड होल्डिंग की, ये रिलेटिवली बहुत सेफ तरीका है। इसमें मतलब ही नहीं बनता कि आप अगर अच्छी कंपनी को आपने स्टडी किया है, एक अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी को आपने खरीदा है, होल्ड किया है, तो आपका नुकसान हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। नुकसान क्यों होता है, लोग बहुत नुकसान खाते हैं इसके पीछे, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं खाते, लोग लाखों लाख का नुकसान खाते हैं इसके पीछे। क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, इसको समझते हैं। तो नुकसान खाने का एक मेन कारण है कॉज ऑफ फेलियर, जो इस मेथड में है उसमें क्या कॉज ऑफ फेलियर है कि लोग इसके बेसिक पॉइंट को ही गलत समझ लेते हैं। बेसिक पॉइंट क्या है, बेसिक पॉइंट है चूजिंग बेस्ट शेयर एट लो प्राइस, चूजिंग बेस्ट शेयर एट लो प्राइस। इसका मतलब होता है आइडेंटिफाइंग अ न्यू कंपनी विथ पोटेंशियल ग्रोथ स्टोरी, बहुत पोटेंशियल बहुत अच्छा ग्रोथ स्टोरी हो ऐसी कंपनी को चुनना, ये हमारा मेन पर्पस है। लोग क्या समझते हैं कि बस लोग ध्यान देते हैं सस्ता खरीदो, अच्छा शेयर खरीदो, सस्ता खरीदो, वो बस ये सोचते रहते हैं। उनकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, उन्हें लगता है कि कोई भी बड़ी कंपनी जो अच्छा परफॉर्म की है पिछले 10 साल, वो अच्छी कंपनी है। उन्हें लगता है कि 10 साल जो कंपनी अच्छा परफॉर्म की है वो अच्छी कंपनी है। वो शेयर जब गिरती है ना, तो उनको लगता है कि अच्छी कंपनी सस्ते दाम पे मिल रही है। ये गलत बात है। अगर कोई कंपनी गिर रही है, किसी कंपनी का शेयर गिर रहा है, कोई बड़ी कंपनी का शेयर अगर गिर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, आपको पढ़ना होगा कि उसका प्रॉब्लम क्या है। विदाउट स्टडिंग, विदाउट डूइंग सम रिसर्च, अगर आप खरीदोगे तो आप नुकसान में रहोगे। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी सडनली गिरना स्टार्ट होती है, तो आपको पहले स्टडी करना है कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। कई बार तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास बड़े बड़े होल्डिंग होते हैं शेयर के अंदर, उनको अंदर ही अंदर पता होता है कि इस कंपनी के साथ क्या हो रहा है। वो बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं कंपनी की, कंपनी के मैनेजमेंट से वो बात करते हैं, मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं, वो उसके रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं, उनके इंटरव्यू सुनते हैं, उनके लोगों से बात करते हैं, उनके एम्प्लॉयज से बात करते हैं, उनको पता होता है कि कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और वो आपको पता चलने से पहले अपने शेयर बेच देंगे,
और जब वो शेयर को बेचेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ शेयर एक बार में बेचना चाहेंगे। तो बात है डिमांड सप्लाई की, मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इतनी डिमांड है नहीं, और बेचने वाला किसी भी रेट पे बेचना चाहेगा, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस गिरनी शुरू हो जाएगी। तो नॉर्मली जब बड़े शेयर सडनली गिरते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अकेला शेयर गिर रहा है, यानी कि पूरी मार्केट गिर रही है, पूरी मार्केट गिर रही है तो एक अलग बात है, लेकिन मार्केट अच्छी चल रही है, कोई एक शेयर सडनली क्रैश करना स्टार्ट हो गया, तो भाई उसके अंदर हाथ मत डालना। उसके अंदर हाथ डालना बहुत ही खतरनाक काम है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि उस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। वो कोई अच्छी शेयर आपको सस्ते दाम में नहीं मिल रही है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो अच्छी शेयर थी अब उसकी क्वालिटी में गिरावट आ रही है, तो बड़े लोग उसको बेच के निकल रहे हैं, बड़े लोग उसको महंगे रेट पे बेच के निकल रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत सस्ते दाम पे खरीद रखा है, जिन बड़े लोगों ने बहुत कम प्राइस पे खरीद रखा है, अब वो अच्छी प्रॉफिट लेकर के जब कंपनी में गिरावट आ रही है तो बेच के निकल रहे हैं उस कंपनी को। आप उसको गिरते हुए दाम पे खरीद लोगे, भाई वहां से और गिर जाएगा। लोगों को लगता है कि अब और कितना गिर जाएगा, लोगों को लगता है कि भाई 2000 रुपये का शेयर 200 में आ रहा है तो और कितना गिर जाएगा। थोड़े टाइम के बाद वही शेयर 50 रुपये का होता है, उनको लगता है और कितना गिर जाएगा, मैं एवरेजिंग करूंगा, मैं और खरीद लूंगा शेयर, तो एवरेज प्राइस आ जाएगा मेरा। लेकिन भाई आपका वॉल्यूम इतना बढ़ चुका, 50 का गिर के और 20 हो जाता है, उनको लगता है मैं और खरीदूंगा, तो जब ऊपर जाएगा तो मैं बेच के निकलूंगा, मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। लॉस होता रहता है, वो खरीदते जाते हैं। गिरती हुई चीज़ को कभी नहीं खरीदना है। अच्छी कंपनी को सस्ता खरीदने का मतलब है कि आप कोई नई चीज़ को ढूंढो, उसको स्टडी करो जहां स्कोप आपको दिखाई देता है, ठीक है, और अपना मेजर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर हमेशा बड़ी कंपनी के अंदर रखो। अपना मेजर अमाउंट किसी बड़ी कंपनी के अंदर जो कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, लार्ज कैप कंपनी, उसके अंदर बड़ा अमाउंट रखो, और थोड़ा अमाउंट रिसर्च करके किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ देगा, ठीक है। ये बेसिक सब पॉइंट है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि कैसी कंपनी में ग्रोथ दिखाई देती है, कैसा फॉल दिखाई देता है। तो मैं फॉल की तो यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। ग्रोथ कैसा दिखाई देता है, तो राकेश झुनझुनवाला सर का एक शेयर है आइकर मोटर, ठीक है। तो आइकर मोटर जो था, जो बुलेट्स बनाती है कंपनी, तो उस कंपनी का शेयर 1999 में एक शेयर 12 रुपए का था, 1 शेयर का कॉस्ट 12 रुपीज था। तो जिस बंदे ने 1999 में बुलेट खरीदा होगा, उसको कितने का बुलेट मिला होगा, 50,000 का, 1 लाख का, ठीक है। अब ये जो मार्केट टाइम गुजरा, आइकर मोटर का सेम शेयर 2017 में, कितने साल गुजरे 2017 तक, 20 साल से भी कम, 18 साल गुजरे। 18 साल के अंदर वो शेयर जो पहले 12 रुपीज का था, 2017 में 33,000 रुपीज का था। तो किसी बंदे ने जब खरीदा उसको 12 रुपीज का, उसको पता था कि उसका ग्रोथ का स्कोप इतना था कि वो 20 साल के अंदर इतना ग्रो करेगा। जब वो 33,000 रुपीज का एक शेयर बिक रहा था, तब उस बंदे ने सेल किया शेयर्स। तो अगर किसी बंदे ने आइकर मोटर, मतलब जो उसने बुलेट ना खरीदा होता और 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा होता, तो क्या होता, 20 साल के बाद बुलेट की वैल्यू कम हो करके, डिप्रिशिएट कर करके कुछ नहीं बची। 1 लाख का बुलेट 10,000 का भी नहीं बिकेगा 20 साल के बाद। लेकिन 1 लाख का बुलेट खरीदने की जगह अगर 1 लाख का आइकर मोटर का शेयर खरीदा होगा, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी पता है, इमेजिन कर सकते हो। 1 लाख इन्वेस्टेड 1999 विल बिकम 27 करोड़ 50 लाख रुपीज इन 2017। दिस इज द पावर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, दिस इज द पावर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये हमारे कंट्री के टॉप इन्वेस्टर्स ने किया, जो कि आज टॉप रिचेस्ट लोगों के अंदर आते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम है जो कि टॉप रिचेस्ट लोगों के अंदर होते हैं, इन लोगों ने ये काम किया। उन लोगों ने उस टाइम पे अपने करोड़ रुपए सही जगह पे इन्वेस्ट किए। उन लोगों ने गाड़ियां नहीं खरीदी उस पैसे से, उन लोगों ने उस पैसे से टॉप कंपनी खरीदी, वो टॉप कंपनी जो आगे चल करके बहुत बड़ी कंपनी बन गई, और उनके पैसे बहुत बड़े अमाउंट्स में कन्वर्ट हुए। अब वो घर गाड़ी खरीद सकते हैं, और घर गाड़ी कितने में खरीदेंगे भाई, 27 करोड़ 50 लाख में, तो 50 लाख का भी घर गाड़ी खरीद लो, घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, 27 करोड़ तुम्हारे पास तब भी एक्स्ट्रा पड़ते हैं। पूरे लाइफ टाइम में तुम 20 साल के अंदर अपनी जॉब से, अगर तुम कोई IAS ऑफिसर भी हो, IPS ऑफिसर भी हो, कोई तुम मंत्री भी हो, तब भी तुम अपनी सैलरी से 27 करोड़ रुपए सेव नहीं कर पाओगे 20 साल के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, ये भी राकेश झुनझुनवाला सर का शेयर है, टाइटन। टाइटन में भी राकेश झुनझुनवाला सर की बहुत बड़ी होल्डिंग है, कंपनी का ऑलमोस्ट 3% 2.5% वो होल्ड करते हैं, ठीक है। तो 1999 में समझ सकते हो कंपनी कितनी बड़ी, उस कंपनी का 3% उनका होल्डिंग है, और वो कंपनी इतनी बड़ी, समझ सकते हो उनका पैसा कितना बड़ा होगा।
तो टाइटन कंपनी 1999 में 3 रुपए की थी, 3 रुपए का एक शेयर बिक रहा था उसका। वो शेयर का कॉस्ट बढ़ा 2019 मतलब 20 साल के अंदर उसका कॉस्ट 1350 रुपीज़ हो गया, 1350, 1350 रुपये का एक शेयर बिक रहा था। और उन्होंने अभी तक भी अपने शेयर्स नहीं बेचे हैं। समझ सकते हो, 3 रुपए का शेयर 1350 रुपये में गया, उन्होंने आज तक भी अपना शेयर बेचा नहीं है। कितने टाइम्स हो गया? 400-500 गुना हो गया होगा, ठीक है ना। उनके पैसे बहुत सारे शेयर्स में 500 गुना, 1000 गुना हुए विद इन 20 ईयर्स। कौन देता है ऐसा रिटर्न? गोल्ड देगा? बैंक्स देंगे? कोई नहीं देगा ऐसा खतरनाक रिटर्न, ठीक है। अब इसके बाद एक कंपनी है HEG, उसके साथ क्या हुआ? HEG की जो रैली थी वो फंडामेंटल्स पे नहीं थी, वो बेसिकली एक न्यूज़ आया, ठीक है, बेसिकली एक न्यूज़ आया था कि कुछ चाइना के साथ इंडिया का कुछ रूल्स बना था नया, किस तरीके से वो कार्बन वाले मटेरियल्स को, उसके रिलेटेड कुछ रूल था, ठीक है, प्लास्टिक्स वगैरह के साथ कैसे वो डील कर रहे हैं उसके साथ कुछ रूल था। ये सब जब न्यूज़ आए तो एक साथ बहुत सारे कंपनी, गोवा कार्बन, फिलिप कार्बन, ऐसे बहुत सारी कंपनीज में एक खतरनाक सी आग लगी। तो क्या हुआ, HEG का जो शेयर था 2017 में, 2017 फरवरी में शेयर का कॉस्ट 184 रुपीज़ एक शेयर का था। जब न्यूज़ आई, जिन लोगों ने न्यूज़ को समझा, जिन लोगों ने उसकी वैल्यू को समझा, उन लोगों ने शेयर खरीदा। और इन अगस्त 2018 में कंपनी का प्राइस, एक शेयर का कॉस्ट 4286 रुपीज़ था। मतलब 40 टाइम्स के आसपास ये शेयर विद इन 1.5 ईयर्स हो गया। सिर्फ एक साल के अंदर ये शेयर 40 टाइम्स हो गया। मतलब तुम्हारा 1 लाख रुपीज़ 40 लाख रुपीज़ बन गया, तुम्हारे 10 लाख रुपीज़ 4 करोड़ रुपीज़ बन गए विद इन अ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स। सबसे खास बात होती है शेयर मार्केट की कि ये स्केलेबल है। स्केलेबल होने का मतलब कि अगर तुम 1 लाख रुपये से 10 लाख कमा रहे हो, तो तुम अगर 10 लाख लगाओ तुम 1 करोड़ कमाओगे। ऐसा नहीं है कि दुकान चलाना है, मतलब बेसिकली बहुत जगह पे चीज़ें स्केलेबल नहीं होती। स्केलेबल नहीं होने का मतलब अगर तुम 8 घंटे लगा करके सैलरी 1 लाख कमाते हो, दिन में अगर तुम 8 घंटे लगाते हो टाइम और तुम 1 लाख की सैलरी कमाते हो, ऐसा नहीं है कि अगर तुम 16 घंटे लगाने को तैयार हो जाओ कंपनी में, तो कंपनी तुम्हें 2 लाख रुपए देगी। ऐसा नहीं होता। किसी बंदे को 8 घंटे काम करवा के कोई अगर कंपनी 30,000 दे रही है, तो बंदा बोले कि मैं 16 घंटे काम करूंगा, तुम्हें लगता है कि वो कंपनी को 60,000 रुपीज़ देगी? नहीं देगी। उसके बाद भी 30,000 40,000 ही देगी। कोई अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम उसको स्केल अप नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही, तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 1 लाख का 5 लाख कर दिया, तुम्हारी रिटर्न भी 5 लाख हो जाएगी। तुमने जो दुकान खरीद रखा है, अगर तुम्हारी दुकान में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख का लग रहा है, तुम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट लगाओ, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा सेल्स भी उतना ही बढ़े और तुम्हारा प्रॉफिट भी एग्जैक्टली उतना ही बढ़े, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन मार्केट में स्केलेबिलिटी होती है। अगर एक शेयर खरीद के तुम एक शेयर पे जो अमाउंट कर, तुम 100 शेयर खरीद लो, तुम्हारा प्रॉफिट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्केलेबल होता है मार्केट। कहीं अपर कैप नहीं होता है मार्केट में, तुम मैक्सिमम इतना ही कमा सकते हो, ऐसा अपर कैप नहीं होता। ऐसे जॉब्स वगैरह में, सैलरीज में अपर कैप होता है। बिजनेस में भी बहुत जगह पे ऐसा नहीं होता, कई जगहों पे ऐसा अपर कैप होता है कि आप इससे ज़्यादा तो ग्रोथ आपका पॉसिबल नहीं होगा इतने टाइम के साथ, इतनी रिसोर्सेज नहीं हो सकता। आपको रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा, उसमें खर्च हो सकता है ज़्यादा भी बढ़ जाए, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ये एक पॉइंट है अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट से पैसा कमाने का सेकंड तरीका है शॉर्ट टर्म होल्डिंग। एक होता है लॉन्ग टर्म होल्डिंग। इन्वेस्टमेंट हो गया लॉन्ग टर्म होल्डिंग, 10 साल 15 साल 20 साल तक उसको पैसे को होल्ड किया, शेयर खरीद के होल्ड किया। एक होता है शॉर्ट टर्म होल्डिंग। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने शेयर खरीद लिया, जब तक आप शेयर को बेचोगे नहीं तब तक आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल नहीं रहा है। थोड़ी बहुत कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में देती है पैसा हर साल, जब तक आप होल्ड करके रखी हो। अच्छी कंपनी दे, सारे कंपनी देती है, अच्छी कंपनी डिविडेंड देती है आपको, लेकिन आप बेचोगे तभी तो आप कमाओगे। और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इतने वॉल्यूम्स में खरीद रखा होता है, इतने बल्क्स में खरीद रखा होता है, 20-30 साल तक आप अपने इन्वेस्टमेंट को फंसा के तो रख नहीं सकते हो। तो कई लोग शॉर्ट टर्म होल्डिंग में काम करते हैं। शॉर्ट टर्म होल्डिंग में भी कुछ अच्छा रिटर्न आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग में प्रॉब्लम यह है कि आप अपने डिसीजन को चेंज, मतलब एक बार आपने डिसीजन ले लिया, आपने अगर होल्ड कर लिया शेयर को 20 साल 30 साल, 20 साल के बाद कंपनी के अंदर कोई खराब न्यूज़ आ गया, आपने जब खरीदा तब कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा था, आपने खरीदा कंपनी को, 7-8 साल तक कंपनी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मार्केट ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जो टाइम आई कि जब कंपनी को पिकअप करना था, उस टाइम मार्केट के अंदर कोई खराब न्यूज़ आ गई, उस सेक्टर के अंदर कोई खराब न्यूज़ आ गई, उस शेयर सेक्टर का पूरा कुछ जनरल स्कैम निकल गया, चाहे कंपनी के अंदर कोई स्कैम निकल गई,
और सडनली उसकी फंडामेंटल्स खराब हो गई, कंपनी डूब गया, तो भाई आपका 10 साल खराब हो गया। आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अमाउंट नहीं गिर गई, आपका अमाउंट ज़्यादा नहीं डूबा, लेकिन आपके 10 साल खराब हो गए। ठीक है। और लोगों के पास तो कई लोग इस चीज़ से इतना पेशेंस नहीं होता लोगों के अंदर, इतना अच्छा इनकी स्टडी नहीं होती लोगों की, इतना करेज नहीं होता कि लोग इतना हिम्मत कर सके कि मैं 15 साल तक एक शेयर के साथ लग सकूं। इतना हिम्मत सबके अंदर नहीं होता, इतना पेशेंस सबके अंदर नहीं होता, इतनी अच्छी स्टडी सबकी नहीं होती है। ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म होल्डिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म कहने का मेरा मतलब है कि कुछ हफ्ते या कुछ महीने का ट्रेडिंग, फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स, ऐसी ट्रेडिंग। इंट्राडे नहीं बोल रहा हूँ, एक दिन के अंदर खरीदने बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें लोग ढूंढते हैं मोमेंटम वाले शेयर। मोमेंटम मतलब कि जो शेयर बढ़ रहा है, जो शेयर बहुत टाइम से चला नहीं था, लेकिन सडनली उसने, मतलब बहुत टाइम तक रेंज बाउंड था। रेंज बाउंड समझते हो ना, रेंज बाउंड मतलब उसका दाम हमेशा 30 और 50 के बीच में घूम रहा था। शेयर का प्राइस में भी 30 रुपीज 50 रुपीज के बीच में ही घूम रहा था। सडनली अगर शेयर 50 को ब्रेक करता है, सडनली 50 के प्राइस को शेयर अगर ब्रेक करता है, और ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम कहने का मतलब कि उस टाइम पे पहले जो ट्रेडिंग हो रही थी, मान लो कि दिन के अंदर 1 लाख शेयर का ट्रेडिंग हो रहा था, 1 लाख लोग ही खरीद रहे थे शेयर को एक दिन के अंदर, लेकिन 50 रुपीज़ को जब वो ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करने से ठीक थोड़ा पहले उसके आसपास में सडनली उसकी ट्रेडिंग जो है वो बढ़ गई है। कि पहले जो 1 लाख शेयर का काम होता था दिन के अंदर, करोड़ों शेयर का खरीद बेच चल रहा है अचानक। समझ सकते हैं कि उस शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट आया है। उस शेयर के अंदर क्या है, एक ब्रेकआउट आया है। वो शेयर बहुत टाइम तक रेंज बाउंड था, उस शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा खरीदारी हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे खरीदना स्टार्ट किया। ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, कोई एक दो बड़े लोग ही खरीदेंगे, ज़्यादा अमाउंट में खरीदेंगे। उन्होंने करोड़ों शेयर सडनली खरीद लिया। अब जब वो खरीदेंगे ना, उन्हें खरीदने के टाइम मार्केट का प्राइस बढ़ता नहीं है। वो शेयर को इस तरीके से खरीदते हैं ताकि शेयर रेंज बाउंड ही रहे, लेकिन उन्हें खरीदने के बाद शेयर चलना शुरू करता है। जब बहुत बड़े लोग शेयर को खरीदते हैं तो उस टाइम पे उसे कहते हैं कंसोलिडेशन फेज। क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन फेज, कि 2-3 महीने तक शेयर का दाम बिल्कुल रुक जाएगा। जब बड़े लोग खरीदेंगे ना, तो शेयर का दाम गिरेगा भी नहीं, चढ़ेगा भी नहीं, वो रुका रहेगा, एक छोटे से जोन के अंदर घूमता रहेगा। मान लो 110 रुपये का शेयर है तो 108 112 के बीच में घूमता रहा, 105 115 के बीच में घूमता रहा, बहुत छोटे से रेंज के अंदर घूमता रहा लगातार 3 महीने 4 महीने के अंदर। और उस पीरियड के अंदर उसकी जो खरीदने वालों की संख्या थी, वो पब्लिक में मिल जाती है कि कितने लोगों ने खरीदा उस बीच में उसको। वो सडनली बढ़ना स्टार्ट हो गया। पहले बहुत कम लोग खरीद रहे थे उसको, लेकिन अचानक से बहुत लोग खरीद रहे हैं और वो शेयर बढ़ नहीं रहा है। फिर क्या होगा, शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट मतलब कि 105 को तोड़ के निकलेगा। अगर वो शेयर 105 को तोड़ के निकलेगा ना भाई, तो शेयर गोली बन जाता है। वो शेयर बिल्कुल गोली की स्पीड से बढ़ता है, और वो शेयर अगले 5-10 दिन 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न दे जाता है। 15-20% का रिटर्न दे जाता है, 8-10% का रिटर्न दे देता है, कभी कभी 30-40% का रिटर्न दे देता है विद इन अ वीक और 2 वीक। तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, उस मोमेंटम का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इस तरह की ट्रेडिंग में क्या एडवांटेज है, क्या लॉस है? एक एडवांटेज ये कि आपको रेगुलर इनकम मिल रहा है, आपको 15-20 दिन के अंदर आपको कुछ प्रॉफिट मिल जा रहा है, तो आपको पैसा ब्लॉक नहीं करना पड़ा 10-20 साल के लिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग में करना पड़ रहा था। और दूसरी बात है कि आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर, आपने यहाँ पे फंडामेंटल स्टडी नहीं किया। पहले आपने फंडामेंटल स्टडी किया था कि कंपनी कैसी है, अभी आपने टेक्निकल स्टडी किया, कंपनी शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्मेंस दिखा रही है। उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, टेक्निकल एनालिसिस। आपने देखा कि कंपनी का क्या जोन था, किस जोन में कंपनी पहले ट्रेड हो रही थी। उसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लोअर वाले को बोलते हैं सपोर्ट, ऊपर वाले को बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसके बीच में कंपनी बार बार टकरा रही थी, इसी के अंदर रह रही थी। जब कंपनी ऊपर तक पहुंची, लोग उसको बेचने लगते थे, कंपनी गिरती थी। जब नीचे पहुंचा, लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, तो कंपनी ऊपर गई। ऐसी कंपनी चल रही थी। एक बार जब कंपनी ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो कंपनी ब्रेकआउट देती है और कंपनी बहुत तेजी से बढ़ती है। फिर जल्दी से कोई बेचता नहीं है। जब एक अच्छी खासी अमाउंट तक पहुंचेगा, तभी लोग प्रॉफिट बुकिंग चालू करेंगे उसको। ठीक है ना। और वो रेजिस्टेंस का भी मतलब एक टारगेट मिल जाता है, कितने टारगेट तक जाएगा। तो तुम जब टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को पता चलता है, चार्ट्स, उसके चार्ट्स को स्टडी करते हैं लोग। चार्ट से पता चलता है कि वो शेयर में कितना स्कोप है, कहाँ तक शेयर जाएगा, फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी। वो चार्ट्स बता देता है कि कहाँ पे शेयर को तुमको बेच के निकलना चाहिए। उसमें तुम्हें चार्ट्स की स्टडी सीखनी पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म होल्डिंग करनी है तो। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस अगर शॉर्ट टर्म होल्डिंग करते हो, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपने मन से टारगेट रखते हो कि भाई
अगर 10% शेयर में प्रॉफिट आएगा तभी मैं शेयर को बेचूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि शेयर में 8% की प्रॉफिट जाए और उसके बाद शेयर गिरना शुरू हो जाए, और तुम तो रुके रहोगे कि जब तक 8% आएगा नहीं तब तक मैं बेचूंगा नहीं शेयर। और हो सकता है गिरते गिरते शेयर अपने तुमने जिस प्राइस पे खरीदा उसके भी नीचे चला जाए, शेयर 10%, 20%, 50% का लॉस भी चला जाए, बिकॉज तुम्हें फंडामेंटल का पता नहीं शेयर में क्या चल रहा है। तुमने सिर्फ एक मोमेंटम देख के शेयर को खरीदा है। जिस दिन शेयर का मोमेंटम खत्म हुआ है तुम्हें उस शेयर को बेच के निकलना है। जिस दिन शेयर का मोमेंटम खत्म हुआ है उसको बेच के निकल जाना है। मोमेंटम खत्म होने के बाद शेयर को होल्ड करना जानलेवा है, वो कहीं तक भी गिर सकता है। एक बार शेयर गिरना स्टार्ट हुआ तो कहीं तक भी गिर सकता है। तो ये मत बोलना कितना गिर जाएगा, मेरा पैसा लॉस हो रहा है, मैं कैसे बेच के निकलूं, ये सब नहीं है। प्रॉफिट हो रहा है तब भी बेच के निकलो, लॉस हो रहा है तब भी बेच के निकलो। जिस दिन मोमेंटम खत्म बेच के निकलना है। जिस दिन मोमेंटम आया शेयर में, ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम आया शेयर में, घुस जाना है शेयर के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार मैं रीड कर देता हूँ पॉइंट्स को। ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग फ्यू डेज के लिए होता है, 10 to 15% का रिटर्न बहुत इजीली दे देता है। ये इजी 10 to 15% का रिटर्न दे देता है। बाइंग द स्टॉक ओनली इन द अप ट्रेंड, अगर शेयर में अप ट्रेंड है तभी शेयर को खरीदना है, अदरवाइज नहीं खरीदना। और पूरा सेक्टर मोमेंटम में तब और अच्छा है। ऐसा नहीं कि पूरी सेक्टर डूब रही है, सीमेंट के सेक्टर पूरी डूब रही है, सारे सीमेंट के शेयर डूब रहे हैं, एक शेयर आउटब्रेक दे रहा है, उस टाइम पे शेयर को मत खरीदो। हो सकता है कि कंपनी वो जो होता है ना, जो माहौल बना है, माहौल निगेटिव बन गया, कंपनी ज़्यादा राइज नहीं कर पाई और कंपनी में अच्छा स्कोप था बट कंपनी चल नहीं पाई उस टाइम पे। ऐसा शेयर में घुसना मत, कि जब सेक्टर का न्यूज़ खराब चल रहा है तो उस शेयर में मत घुसो। सेक्टर का अच्छा न्यूज़ चल रहा है, ठीक ठाक सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और कंपनी में ब्रेकआउट आया तब घुसो उसके अंदर। ठीक है, और क्या देखना है, वी नीड टू टेक द एडवांटेज ऑफ मोमेंटम। सो वी मस्ट नो कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, क्या रेजिस्टेंस लेवल है, क्या सपोर्ट लेवल है जो उसने ब्रेक किया है। ठीक है, बिकॉज एट रेजिस्टेंस देयर विल बी प्रॉफिट बुकिंग। रेजिस्टेंस में हमेशा प्रॉफिट बुकिंग होता है, सपोर्ट में देयर विल बी हैवी बाइंग। ठीक है, ये होता है हमेशा। वी नीड टू बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट एट परफेक्ट टाइमिंग। इफ इट स्टार्ट्स फॉलिंग इट में सून कन्वर्ट टू लॉसेस। तो स्टॉक अगर फॉल करना स्टार्ट हो गया तो वो बहुत जल्दी लॉसेस में भी चल जाएंगे, तो बेटर है क्योंकि उसका मोमेंटम तेज हो जाएगा। तो ऐसा शेयर में मोमेंटम जहाँ होता है ना, ऊपर का ही मोमेंटम होता है, नीचे का ही मोमेंटम होता है। तो आपको मोमेंटम खत्म होने का टाइम पहचानना और वहाँ से आपको निकलना है। तो आपको चार्ट की स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन दिस फील्ड वन नीड्स टू हैव गुड नॉलेज ऑफ चार्ट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द प्राइस रेंज, वेयर टू एंटर, वेयर टू एग्जिट। तो आप यहाँ शेयर क्वालिटी को नहीं स्टडी करते, आप स्टडी करते हो कहाँ आपको घुसना है, कहाँ आपको निकलना है, कितनी प्रॉफिट पे आपको निकल जाना है। वो प्रॉफिट आप नहीं डिसाइड करोगे, मार्केट डिसाइड करेगा। कई लोग गलतियाँ करते हैं, प्रॉफिट खुद ही डिसाइड कर देते हैं कि मैं 10% प्रॉफिट लूंगा और या फिर मैं 2% का लॉस खाऊंगा, 2% का लॉस होगा तब मैं निकल जाऊंगा। आप पहले से डिसाइड मत करो, मार्केट डिसाइड करेगा कि कहाँ तक वो शेयर में मोमेंटम नहीं आ रहा है। शेयर का जो रेजिस्टेंस लेवल होता है ना, अगर शेयर वापस उस लेवल तक पहुंच गया आप निकल जाओ। ठीक है ना, गिर के वापस आ गया तो वहां से निकल जाओ, लॉस हो रहा है तब भी निकल जाओ। ठीक है, उसको थोड़ा स्टडी करना कि क्या होता है उसके बारे में, या फिर हम लोग उसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। तो ये बेसिक सब पॉइंट है। मोमेंटम लॉस्ट, क्विट द शेयर, एग्जिट द शेयर एट दैट मोमेंट। जो भी हो रहा है दुनिया भाड़ में जाए, शेयर बेचो निकल जाओ। आपका टारगेट आ गया है, शेयर बेचो निकल जाओ, लालच नहीं करना। ये नहीं, मेन दो प्रॉब्लम होता है, ग्रीड एंड फियर। मेन प्रॉब्लम दो होता है, ग्रीड एंड फियर। लोग डर के ना जल्दी निकल जाते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट आ निकल गया। ऐसा नहीं, अपने टारगेट तक वेट करो। और अगर शेयर ने मोमेंटम लूज कर दिया है तो फिर लालच मत करते रहो कि जब तक मेरा लॉस नहीं आएगा जब तक मैं अपनी प्राइस पे नहीं आऊंगा प्रॉफिट में, तब तक मैं नहीं बेचूंगा। ब्रोकरेज काउंट कर रहे हैं कि इतना ब्रोकरेज लगा, इतना मैंने खरीदा, ये सब नहीं। मोमेंटम पे घुसो, मोमेंटम पे निकलो। तुम्हारा प्रॉफिट कब होगा, कितने नंबर ऑफ ट्रेड तुम्हारे सक्सेसफुल हुए, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स तुम्हारे फेल हुए, वो काउंट होना है। ठीक है ना, तो अगर साल के अंदर आपने 100 ट्रेड लिए हैं, अगर आप 70 ट्रेड आपके सक्सेसफुल हो गए, 30 ट्रेड्स आपके फेल हो गए, तब भी आप एक अच्छे प्रॉफिट में एंड हो गए, बिकॉज आपने एक हफ्ते में 15% का प्रॉफिट अर्न किया है। बैंक वाले पूरे साल में 5% देते हैं आपको। अगर आपके 60-70 ट्रेड सक्सेसफुल रहे ना तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके निकलोगे। लेकिन जनरली लोग लेके निकलते नहीं है, निकल नहीं पाते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं रखते कि मुझे निकलना है। उनको जब लॉस होता है ना तो वो साले मतलब रुके रहते हैं कि मुझे वेट करते रहना है जब तक मेरा लॉस नहीं रिकवर हो जाए, और जब प्रॉफिट होता है तो बेचते नहीं, उनको लगता है कि और बढ़ेगा। ये चक्कर नहीं होना चाहिए, ये सब करोगे तो लॉन्ग टर्म में नुकसान में रहोगे। फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपके काम का नहीं है। आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो आप फंडामेंटल पढ़ के करो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तब उसके अंदर लॉन्ग टर्म होल्ड करो, 10 साल, 20 साल, 15 साल, फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अच्छी है, बाद में ग्रोथ देगी।
अगर आपने टेक्निकल एंट्री किया तो आप टेक्निकल एग्जिट करो, आपने मोमेंटम देके घुसा, मोमेंटम हटा, आप निकल जाओ। फिर वेट नहीं करना है कि अब शेयर इतना बढ़ेगा या अब शेयर इतना गिरेगा, उस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है। थर्ड जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, और इंट्राडे इन स्टॉक्स इन कैश। इन कैश जो मेथड है वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक और होता है इंट्राडे ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो डिफरेंट होता है, वो थोड़ा अलग तरीके का चीज़ होता है, और वो थोड़ी बड़ी कैपिटल का चीज़ होता है, उसमें बड़े बड़े लोग करते हैं और वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। बट ये जो है इंट्राडे इन स्टॉक्स इन कैश, ये छोटे नए नए लोग कर रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग इसी में नुकसान खाते हैं। अगर आप अपने घर के आसपास जाके देखोगे, अगर आप इंजीनियर से मिलो तो ऑन एवरेज कैसा आपको हालत दिखाई देता है? क्या किसी आईआईटी वगैरह का तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो 40-50,000 का एक मंथली इनकम अच्छा ठीक ठाक कमा रहे हैं। कोई जो प्राइवेट कॉलेज के बड़े घटिया स्टूडेंट्स हैं वो भी 25-30 हज़ार रुपये महीने कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। आप डॉक्टर्स को देखो तो काफ़ी अच्छा उनका एवरेज इनकम होता है, काफ़ी अच्छे कमा रहे होते हैं, अच्छी प्रैक्टिस चल रही होती है। दुकानदार को देखो तो वो ठीक ठाक से कमा रहे होते हैं, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। टीचर्स की एक सैलरी होती है, गवर्नमेंट टीचर्स भी साल मतलब पूरे लाइफ के एंडिंग में एक अच्छी पेंशन लेके जाते हैं, एक अच्छी खासी सेविंग्स लेके जाते हैं। बट आप कोई भी ट्रेडर देख लो, इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला कोई भी स्टॉक मार्केट में बंदा, आपको आसपास में 90% लोग यही मिलेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग वाले ही मिलेंगे। अब सब फेलियर है, कोई नहीं सक्सेसफुल है। यहाँ पे सक्सेस रेट 0.5% से भी कम है, 99.5% लोग यहाँ फेल होते हैं। बात समझ में आई? 99.5% ऑफ पब्लिक जो इंट्राडे ट्रेडिंग करती है वो फेल होती है। इट इज सिंपल गैम्बलिंग, इट इज सिंपल गैम्बलिंग, और वो भी अपने नहीं, किसी और के टिप्स पे। कोई और बोले तब खरीदो, कोई और बोले तब बेचो, न्यूज में बोल दिया कि ये शेयर चलने वाला है, वो खरीद लिया, वो बेच लिया। किसी और के बोलने पे कभी भी अगर आप शेयर खरीदोगे तो आप हमेशा नुकसान खाओगे। कितना भी अच्छा शेयर अगर आपने किसी और के बोलने पे खरीदा है तो आपको नुकसान होगा। रीजन क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको निकलना कब है शेयर से। प्रॉब्लम यह आती है कि आपको पता नहीं कि शेयर से कब निकलना है। कोई भी शेयर हमेशा के लिए अच्छा नहीं रहता। जो शेयर आज अच्छा है 5 साल 10 साल 15 साल कितने साल अच्छा रहेगा। कोई वीक शेयर है तो एक आध महीने के अंदर ही वो गिरावट शुरू कर देगा। आपको पता ही नहीं कि आपको कब निकलना है शेयर से। ऐसा हो गया आप निकल गया और शेयर चढ़ना स्टार्ट हो गया, ऐसा भी हो सकता है। आपको नहीं पता है कि वो शेयर के अंदर क्या दम है। वो शेयर 10 साल के बाद चलेगा, 5 दिन के बाद चलेगा, या 5 दिन के बाद गिर जाएगा। आपको पता ही नहीं शेयर के साथ क्या होना है, क्या एक्सपेक्टेड, आपको पता ही नहीं क्या एक्सपेक्टेड है। आपको तो बस उसने कहा कि यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, तुमने खरीद लिया। पता ही नहीं कि बेच के कब निकलना है उस शेयर। कोई नहीं बताया कि बेचना कब है। सब लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि ये शेयर अच्छा है, वो शेयर अच्छा है, लेकिन कब खरीदना है कब बेचना है ये आपने डिसीजन लेना है। जब तक डिसीजन आपका नहीं होगा आपको प्रॉफिट नहीं होगी। उसके लिए आपके पास दो चीज़ें, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस होता है लॉन्ग टर्म के लिए, टेक्निकल होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म क्या ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स को आपको समझना है कि ट्रेंड अब अच्छा है आपके लिए खरीदने के लायक, ट्रेंड अब बुरा हो रहा है तो आपको निकल जाना है शेयर से। आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी प्रॉफिट होगी। कभी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, आप 50 बार कर रहे हो, कभी 1-2 बार आप लॉस खा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 30-40 बार 50 इतनी अच्छी प्रॉफिट होगी ना कि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छे प्रॉफिट से एंड हो गए। प्रॉब्लम तब आती, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का स्कोप है। इसमें प्रॉफिट का स्कोप इतना ज़्यादा है कि आप 10,000 से शुरू करके आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे। आप डेली का 2% कमा सकते हो। पता है कितना है? 2%। जो साल में बैंक देती है सेविंग्स में 3%, आप यहाँ डेली का 3% कमा सकते हो, या डेली का आप 3% लॉस खा सकते हो। और लोग जनरली 3% लॉस खाते हैं, कभी कभी कमाते भी हैं, बट लॉस इतना अधिक खाते हैं ना, बिकॉज उनको पता नहीं होता है कब घुसना है कब निकलना है। कभी किस्मत से उनका टाइमिंग अच्छा हो जाता है, कभी किस्मत से क्या होता है कि टाइमिंग बड़ी अच्छी चल जाती है कि वो सही टाइम पे एंटर करते सही टाइम पे निकलते हैं, उनको प्रॉफिट अच्छी मिल जाती है। 3% एक दिन के अंदर, मतलब कि अगर 1 लाख बंदे ने लगाया है, उसको विद इन 2-5 मिनट 5,000 रुपये मिल गए। 2 मिनट के अंदर 5,000 रुपये मिल गए 1 लाख के ऊपर। बंदे को लगता है भाई इससे अच्छा तो कोई दुनिया में काम ही नहीं है कि मैंने 2 मिनट लगाया, 5 मिनट लगाया, मुझे 5,000 रुपये मिल गए। बेकार जॉब में मैं 8 घंटे 10 घंटे खराब करता हूँ अपने। यहाँ मैं 8 घंटे का काम करूँगा, बार बार दिन में ट्रेडिंग करूँगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और ट्रेडिंग साल के अंदर 250 डेज होता है। कितना होता है? 250 डेज होता है। अगर साल में 250 डेज आपने दिन में 3-4 भी अच्छे ट्रेड निकाल लिए, 3 अच्छे ट्रेड भी अगर आपने दिन में निकाल लिए, तो आप डेली का 15-20 हज़ार रुपये कमा के निकल रहे हो। साल में 200 दिन सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ।
तो बंदों को लगता है ये जल्दी करोड़पति बनने का तरीका, 1 साल के अंदर मैं अरबपति बनने वाला हूँ। और ऐसी चीज़ें जनरली इनका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होता है। हाँ, अगर आपने एक अच्छी स्टडी की, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप कमा सकते हो, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होता है। जनरली क्या होता है ये भी हम लोग समझते हैं, महीने के अंदर 22 ट्रेडिंग डेज होता है, एक मंथ के अंदर 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है कि ब्रोकर्स मार्जिन देते हैं, लीवरेज देते हैं। तो क्या होता है कि बेसिकली आप 1 लाख के अंदर आप शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, तो ब्रोकर आपको 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स का मार्जिन दे देता है कि मतलब आपका 1 लाख पड़ा है ना, तो आप 10 लाख का माल खरीद लो, बाकी की गारंटी हम लोग लेते हैं आपकी। अगर आप एक अच्छे जान पहचान के, उसको पता है कि आप ईमानदार इंसान हो, आप उसको दे ही दोगे, आपका नुकसान होगा तब भी आप उसको दे दोगे, तो क्या होगा, वो 1 लाख के बदले बोले कि आप 10 लाख का कर लो काम, 15 लाख का कर लो काम, 1 करोड़ का आप शेयर खरीद लो, बाकी हम लोग देख लेंगे। तो अब होगा क्या, किसी भी शेयर में अगर उसके ऊपर न्यूज़ चल रही है, बिना न्यूज़ का आप खरीदोगे नहीं, आप खरीदोगे वही शेयर जो न्यूज़ में चल रही है। जो शेयर न्यूज़ में होती है वो एक दिन के अंदर 5%, 10%, 15% का भी अप डाउन दे जाती है। एक दिन के अंदर विद इन 15 मिनट वो 15% का अप डाउन दे सकती है। 10 मिनट गुजरेगा, वो शेयर अभी हो सकता है कि 900 रुपये का चल रहा है, और 10 मिनट के बाद वो शेयर 1020 रुपये का चल रहा है, और आपने 100 शेयर की क्वांटिटी खरीद ली, 500 शेयर की क्वांटिटी खरीद ली, आपको तुरंत 100 रुपीज़ इंटू 500 का प्रॉफिट हो गया, 50,000 का प्रॉफिट आपको विद इन 15 मिनट हो गया। हम लोगों ने भी काफ़ी ट्रेडिंग की है कि 15 मिनट, 20 मिनट में हम लोगों ने 1 लाख रुपए कमा लिए, किसी दिन में 20-25 मिनट के अंदर 1-2 लाख रुपए का नुकसान खा लिया। ये चीज़ें होती हैं। अगर ये होगा तो क्या होगा आपके साथ, आपकी कैपिटल छोटी है, आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए आपको लग रहा होगा कि आपने बहुत पैसा मार्केट में लगा दिया, बट मार्केट के लिए 1 लाख रुपए बहुत कम है। जो एवरेज इन्वेस्टर होते हैं, जिनको कहते हैं कि वो इनकी पोर्टफोलियो ठीक ठाक है, उनकी इन्वेस्टमेंट मार्केट में कम से कम 50-100 करोड़ की होती है। तो लोग कहते हैं कि वो एवरेज वाले हैं इन्वेस्टर्स। जो टॉप इन्वेस्टर्स उनके तो कई हज़ार करोड़, लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है। 1 लाख एक बहुत छोटा अमाउंट है मार्केट के लिए, ठीक है ना। अब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आप गैम्बलिंग कर रहे हो। गैम्बलिंग में क्या होगा कि हो सकता है कि आपको अगर अच्छी प्रॉफिट मिल गई, 50,000 आपको एक दिन में प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन लॉस जाएगा ना, अगर आपको एक दिन के अंदर 80,000 का लॉस हो जाए, 50,000 का लॉस हो जाए, या सिंपल 20,000 का भी लॉस हो जाए, ऐसे 3-4 लॉस आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। और जिस बंदे ने आपको बोला, ब्रोकर ने आपको बोला है कि आप करो, हम लोग देखते हैं, सबसे पहले वो आपका पोजीशन काट लेगा, आपको बिना पूछे वो आपका पोजीशन काट सकता है, अगर उसका पैसा रिस्क में आएगा तो। बिकॉज आपने तो 1 लाख लगाया, 15 लाख का माल तो उसने दिया है आपको बेचने के लिए। अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा का लॉस होगा तो लॉस उसका होना स्टार्ट हो जाएगा, वो उतने तक जाएगा नहीं। जैसे ही आपका लॉस 50,000, 80,000 जाएगा, वो आपके पोजीशन को अपनी तरफ से काट देगा, उतना पावर होता है उनके पास, ठीक है ना। और आप बच गए 20,000 के साथ। अब 20,000 से आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मेरा 1 लाख से 20,000 आ गया, अब मैं क्या करूँ, मैं 80,000 और कहीं से लाके इसमें डालूंगा, 80,000 मेरा 1 लाख बन जाएगा, मैं फिर से ट्रेडिंग करके पैसा कमाऊंगा, अपनी लॉस रिकवर करूंगा। ये चलता रहता है, बंदा लॉस पे लॉस खाता रहता है, बाहर से पैसा लाता है और नुकसान खाता है, फिर और पैसा लाता है और नुकसान खाता है, बंदा लास्टली बैंक करप्ट हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को हार्ट की बीमारी हो जाती है, ज़्यादातर लोग भी सुसाइड कमिट कर लेते हैं नुकसान खा के, बिकॉज उन्होंने किसी से पैसा मांगा होता है कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। उन्होंने बैंक से लोन ले लेते हैं कि मेरे प्रॉफिट आएंगे तो मैं दे दूंगा, बिकॉज उनको लगता है कि प्रॉफिट तो आता ही है, 5% प्रॉफिट तो आता ही है। जब मेरा लॉस होता है, किसी ना किसी का प्रॉफिट तो हुआ ही है ना, वो पैसा। ट्रेडिंग हमेशा 1 to 1 होता है, मेरा प्रॉफिट तो किसी का लॉस, मेरा लॉस तो किसी का प्रॉफिट, ये 1 to 1 होता है। तो कहते हैं जीरो सम गेम। अगर आपने 5 रुपये का लॉस किया है, तो जिसने आपको सामान बेचा है उसको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आपको जब 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो जिसने आपको सामान बेचा उसको 5 रुपये का लॉस हुआ है। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें किसी ना किसी का लॉस होता रहेगा, कभी आपका लॉस होगा, कभी किसी और बंदे का लॉस होगा। जनरली क्या होता है, जैसे कैपिटल बड़ी होती है, वो लोग खेल जाते हैं, उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं बचने का, और वो खेल जाते हैं, उनका लॉस कभी नहीं होता। उनके पास इंश्योरेंस होती है, अपने इन्वेस्टमेंट की इंश्योरेंस होती है, वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उनके बहुत सारे तरीके होते हैं, हेजिंग कहते हैं उसको, फ्यूचर ऑप्शन, बहुत कुछ करके रखते हैं, और वो हर टाइम पैसा कमाते हैं। मार्केट गिरेगी तब भी उनको फायदा होता है, मार्केट चढ़ेगी तब भी उनको फायदा होता है, मार्केट रुकी रहेगी तब भी वो पैसा कमाते हैं।
मार्केट में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि रुके हुए मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, गिरते मार्केट में कमा सकते हैं, चढ़ते मार्केट में भी कमा सकते हैं। आपको मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए, आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए, आपकी कैपिटल अच्छी है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कभी भी कमा सकते हैं मार्केट में पैसा। लेकिन ज़्यादातर इस टाइप की कैटेगरी के लोग जिनके पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, इनको ना तो मार्केट की समझ होती है, अगर होती समझ तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग करके ऐसा करते नहीं, और दूसरी बात, ना ही उनके पास अच्छी कैपिटल होती है कि वो अपने पैसे को बचा सके। वो प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते पैसे को, और वो सारे नुकसान खाते हैं, और वो लास्टली डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आपको ज़्यादातर ऐसे ही लोग अपने आसपास में दिखाई देंगे। मैं जनरली प्रॉफिट की बात क्यों कर रहा हूँ कि आपने आज तक जो भी स्टोरी सुना होगा सारे लॉस की स्टोरी सुनी होगी। मेरे घर वाले भी कहते हैं क्यों बेकार में शेयर मार्केट में काम करते हो, यहाँ सिर्फ नुकसान होता है। आज तक किसी को देखा है फ़ायदा लेकर निकलते हैं? जिसको आपने देख लिया फ़ायदा लेकर निकले हुए, वो बंदा करोड़ में नहीं, वो अरबों में होता है जो फ़ायदा लेकर निकलता है। बिकॉज मार्केट में जो भी होता है बड़ा होता है, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बड़ा होता है, लॉस होता है लॉस बड़ा होता है। अगर आपको पता है कि कैसे आप टिक के रह सकते हैं मार्केट में, आप 30 साल तक अगर टिक गए, 15-20 साल तक अगर मार्केट में आप टिक गए, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप टिक ही नहीं पाओगे, आपका इन्वेस्टमेंट ही जीरो हो जाएगा। जो गाड़ी बहुत हाई स्पीड की गाड़ी है, थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाओगे बहुत तेज पिकअप करता है गाड़ी, उसमें आपको धीरे धीरे चलना होता है। एक तो गाड़ी तेज चल रही है, ऊपर से आप चाहते हो कि आप जल्दबाजी करो, आप एक दिन में करोड़ों कमा लो, तो भाई बर्बादी होना है ना, एक्सीडेंट तो हो गई तो आपका कौन बचाएगा आपको? आपको उसमें आराम आराम से चलना है। आप तुरंत ब्रेक मार दो, थोड़ा बड़ा फिर ब्रेक मार दो, आप पहुंच जाओगे, आप बड़ा अच्छा पहुंचोगे। आप जहाँ पहुंचोगे ना बहुत ऊपर पहुंचोगे, लेकिन आपको रुक रुक के करना है। लॉस हुआ आप बुक कर लो, थोड़ा सा लॉस हुआ निकल लो वहाँ से, प्रॉफिट हुआ ढंग से, सही ढंग से करो काम को। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का भी सही तरीका होता है, उसके लिए आपको फ्यूचर ऑप्शन सबका सपोर्ट लेके अच्छी से, आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 50 लाख 1 करोड़ का होना चाहिए। 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा तभी आप एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं मार्केट के साथ। और वहाँ पे आपको अच्छे से हेजिंग करनी आनी चाहिए, आपकी इंश्योरेंस बॉट होनी चाहिए कि अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है तो आपको इंश्योरेंस से पैसा मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें करके तब आप इंट्राडे में भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इंट्राडे में ट्रेडिंग कभी भी न्यूज़ वाले स्टॉक पे मत करो, जिस स्टॉक पे न्यूज़ चल रहा है उस पर ट्रेडिंग मत करो, बिकॉज उसमें फ्लक्चुएशन बहुत तेज होगा, उसमें तुरंत 5% ऊपर 5% नीचे होगा। अगर ट्रेडिंग करनी है तो इंडेक्स के ऊपर करो, इंडेक्स में फ्लक्चुएशन कम होता है। जिस शेयर पहचानो जिसमें फ्लक्चुएशन कम होता है, वहाँ आधा 1% के लिए करो ना, आधा 1% का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। अगर दिन में आधा % कमा रहे हो, दिन में अगर आधा % कमा रहे हो, मार्केट में साल में 250 डेज होता है ट्रेडिंग, अगर साल में आप 100% भी कर रहे हो तो आप पैसा डबल कर रहे हो अपना। 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख, 8 लाख का 16 लाख, 16 लाख का 32 लाख, आप विदिन 10-20 साल, विदिन आपने महीने कर दिया, आपने महीने में आपने नहीं साल के अंदर आपने डबल किया ना पैसे, आपने साल में डबल किया। 1 साल में आपका 1 लाख का 2 लाख बन गया, 2 साल में 4 लाख बन गया, 3 साल में 8 लाख बन गया, 4 साल में 16 लाख बन गया, 5 साल में 32 लाख बन गया, 6 साल में 64 लाख बन गया। 7 ईयर्स में आपका 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर चुका है अमाउंट। 1 करोड़ 28 लाख हो जाएगा, फिर 2 करोड़ 56 लाख हो जाएगा। तो बाद में आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो आपको क्यों पंगे लेना है, आपको क्यों एक ही दिन में करोड़पति बनना है? कंपाउंडिंग में बहुत पावर है, कंपाउंडिंग में बहुत पावर है, उसको सही ढंग से यूज करो। और ये पावर अगर आपके अगेंस्ट में मूव करेगा ना तो आपको तुरंत वो जीरो पे ले आएगा। ये प्रॉब्लम है मार्केट के साथ।